क्लासेस में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए नई वीडियो जिसमें हम 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को हम 3 वीडियो में सॉल्व करेंगे और आज यह इसकी पहली वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कॉलाइडिव विलयन का निर्माण करता है ना। हमारे पास ऑप्शन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च और चौथा है बेरियम नाइट्रेट, है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है हमारे पास वो है स्टार्च, है ना। स्टार्च क्या करता है, कॉलाइडिव विलयन का निर्माण करता है। और किस प्रकार के कॉलाइडिव विलयन का निर्माण करता है, द्रव स्नेही कॉलाइड, है ना। हमने क्लास में पढ़ा है कि जो कॉलाइडिव विलयन है उनको दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, एक द्रव विरोधी कोलाइड, दूसरा द्रव स्नेही कोलाइड, है ना। जो आसानी से कोलाइडिव विलयन बना दे, है ना, जो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से क्या बना दे, कोलाइडिव विलयन बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडिव विलयन। और जो आसानी से नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडिव विलयन, है ना। तो स्टार्च क्या करता है, कोलाइडिव विलयन का निर्माण करता है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, स्टार्च। ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एल्कोहल जल में विलेय होते हैं क्योंकि, है ना। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, इनका जल से अधिक अणुभार होता है, दूसरा ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तीसरा जल को विस्थापित कर देते हैं, और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई, है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं ना, क्योंकि ये जल के साथ आसानी से क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आबंध बना देते हैं, इसलिए अल्कोहल क्या होते हैं, जल में विलीन, है ना। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथर से ज्यादा हो, है ना। जो एल्कोहल है उनका क्वथनांक किससे ज्यादा होता है, ईथर से ज्यादा। कारण क्या है दोस्तों, कारण पूछता है, तो कारण क्या है, क्योंकि एल्कोहल क्या बनाता है, हाइड्रोजन आबंध बनाता है ना। एल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसलिए उनके क्वथनांक क्या होते हैं, ईथर से ज्यादा होते हैं। ईथर और एल्कोहल के जो फॉर्मूले होते हैं वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए ये प्रश्न बन सकता है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, कारण बताइए। तो इसका प्रश्न क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रश्न हमने करे, बेहद ही आसान प्रश्न थे, है ना। है ना। तो अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, K4FeCN6 यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe की उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसमें हमें ये जो Fe है इसकी उप सहसंयोजन संख्या बताए, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अब दोस्तों इसमें क्या है, Fe कितने लिगेंडों से घिरा रहता है वो ही उसकी क्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या होती है ना। उप सहसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या होती है, कि केंद्रीय परमाणु अपने चारों ओर कितने लिगेंडों से घिरा हुआ रहता है, वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है ना। तो यहाँ पर ये 6 CN परमाणु से घिरा हुआ है ना, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6। इसकी जो हमारे पास आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया हमारे पास वो क्या है, 6। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों, फॉर्मलिन क्या है ना। ठीक है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, फॉर्मेलिन क्या है। तो दोस्तों जो फॉर्मेलिन होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है, और कितने प्रतिशत होता है, 40%, है ना। तो फॉर्मेलिन क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड। हम्म। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान दर्शाते हैं क्यों। दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उनके जो परमाणु होते हैं उनके मध्य स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल आबंध पाए जाते हैं, और प्रबल आबंध पाए जाने के कारण ही उनमें उच्च कणन एंथैल्पी पाई जाती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा उनके परमाणुओं के मध्य प्रबल पाबंद उपस्थित होते हैं,
होते हैं, जिस कारण वे उच्च कण एंथैल्पी दर्शाते हैं। ठीक है। ये कणन एंथैल्पी क्या होती है? कणन का मतलब होता है परमाणु, है ना। परमाणु बनने की एंथैल्पी, है ना। तो क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, काफी संख्या में। तो वो क्या करते हैं, जो उनके परमाणु होते हैं उनके मध्य प्रबल आबंध बनाते हैं ना, प्रबल आबंध उपस्थित होते हैं, जिस कारण उनमें क्या होता है, उच्च कणन एंथैल्पी दर्शाते हैं या दिखाते हैं। ठीक है। तो छठे प्रश्न का आंसर हमारा कहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ओके ब्रो सूरज, हाय। के सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों में प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन पहचान। देखो, इसमें हमें क्या करना है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन को पहचान, है ना। इसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका ये कि हमारा जो ये अमीन ग्रुप है NH2, है ना, इसको अमीन समूह कहा जाता है। जैसे जैसे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से ये तृतीयक में जाएगा, है ना। जैसे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? दो। तो इसका मतलब ये कि क्या हो गया हमारा प्राथमिक। ठीक है। नाइट्रोजन के साथ अगर एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे कितना बचा है? एक। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक। ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो हो जाएगा हमारा तृतीयक। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है ना, वो देखेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि ये जो हमारे पास अमीन ग्रुप है, इसके साथ कितना एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ना, जितने लगेंगे उतना अमीन होगा। जैसे यहाँ पर अमीन ग्रुप के साथ सिर्फ एक ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ से CH3 CH2, यानी ये एथिल ग्रुप है। ठीक है। एक एक एथिल ग्रुप जुड़ा है, यानी ये क्या हो गया, प्राथमिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ये मैथिल जुड़ा है, दूसरी तरफ एथिल जुड़ा है, तो दो हो गए। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, CH2 CH3, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, और CH3। तो दोनों तरफ से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, द्वितीय। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, एक ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, एक ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, तो तीन जगह से तीन ग्रुप जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तृतीयक अमीन, है ना। ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस तरीके से इसे पहचान सकते हैं। दो तरीके हैं ना, इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या को देखकर भी कर सकते हैं, और जो एल्किल समूह है उसको देखकर भी कर सकते हैं ना। तो सातवें प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या हो गया। आठवां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? तो देखते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी ले लेते हैं और इस तरीके से हम उस पर एक अंडा डाल देते हैं। तो ये अंडा क्या करता है दोस्तों, इसकी जो बाहरी परत होती है वो यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है ना, और इस पर प्रासरण की क्रिया शुरू हुई। यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो इसके भीतर की ओर गति करने लगते हैं ना, यानी प्रासरण की क्रिया होने लगती है। इस कारण से ये अंडा फूल जाता है। जबकि अगर हम इसे NaCl विलयन में रखें अंडे को, है ना, ये क्या है हमारे पास NaCl, और यहाँ पे क्या था, H। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो कम सांद्रता से जो विलायक के कण है वो बाहर की ओर गति करने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर ये अंडा सिकुड़ जाता है। यहाँ पर भी प्रासरण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, है ना। प्रासरण में एक चीज ध्यान रखनी, प्रासरण होता क्या है, प्रासरण होता है या तो विलायक के कण कहाँ से जाए, विलायक से विलयन की ओर जाए, है ना, ये भी हमारा प्रासरण कहलाता है। या हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, NaCl में जो जल के अणुओं की सांद्रता है वो क्या है, बाहर क्या है, अधिक है ना। मतलब विलय के कणों की सांद्रता क्या है, बाहर अधिक है। तो इसका मतलब ये बाहर की ओर गति करेंगे, कौन, विलायक के कण, है ना। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों की गति होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है और ये फूल जाता है, क्योंकि सांद्रता यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कम सांद्रता होती है विलय की, और यहाँ अधिक होती है। इसलिए विलायक कणों की जो गति होती है वो अंदर की तरफ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर विलय के कणों की जो सांद्रता है वो बाहर अधिक है,
और अंदर क्या है कम, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर गति, है ना। तो इसको लिखना कैसे दोस्तों, ऐसा परासरण के कारण होता है विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जल, यहाँ पे लिखेंगे हम कम सांद्रता, है ना। जल कम सांद्रता में अंडा रखने पर विलायक के कण अंदर की ओर गति करते हैं, इसलिए अंडा फूल जाता है। ठीक है, जबकि ना, जबकि कैसे लिखेंगे, एक, जबकि NaCl, यहाँ पे लिखेंगे अधिक सांद्रता, है ना। अब अधिक सांद्रता किसकी होगी, NaCl की। तो अब क्या होगा, NaCl अधिक सांद्रता में विलायक के कण बाहर की ओर गति करते हैं, इसलिए इसलिए अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा है ना, परासरण है। यहाँ पे क्या होता है, विलायक के कण गति करते हैं ना, अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, है ना। विलायक के कण गति करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो यही हमें याद रखना। जब जल लेंगे तो जल की सांद्रता कम होती है, इसलिए विलायक के कण अंडे की ओर गति करते हैं, इसलिए अंडा फूल जाता है। जबकि NaCl में क्या होता है, NaCl की सांद्रता अधिक होती है अंडे की तुलना में, इसलिए जो विलायक के कण है वो अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, इसलिए अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित p कक्षक 4d10 है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है ना। तो सिल्वर यानी Ag, और हमारे पास जो सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना। दो दो चार 10, 12, 18, 20, 30 हो गए यहाँ पे। इसके बाद 4p6 आ जाएगा हमारे पास, और 4p6 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5s1, और इसका 3d 4d, ये होता है ना, अपवाद की दृष्टि में होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 9 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था, लेकिन डी क्या होता है, पूर्ण भरित में ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में, ये 10 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका 4d10 पूरी तरीके से भरा हुआ है, फिर भी ये संक्रमण तत्व है, कैसे, है ना। तो अगर हम देखें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 में ना, अगर +2 Ag में देखें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, है ना। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, और यहाँ पे 5s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा, और एक 4d9 में से। अब इसका जो 4d ऑर्बिटल है हमारा, वो क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है ना, कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना। क्योंकि इसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या है, संक्रमण तत्व। तो हम क्या करेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, Ag की
मूल अवस्था में पूर्ण भारित डी कक्षक ओडी10 है, किंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी Ag2+ है ना, में ओडी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, अतः Ag एक संक्रमण तत्व। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इसके जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें जो 4D कक्षक है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता, इसलिए Ag क्या है, एक संक्रमण तत्व है। को यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं हिंदी में, इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं ना, एक इकाई सेल भी कह सकते हो, इकाई सेल। अब देखो, ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें जो ये हमें बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिस्टल जालक के अवयवी कण होते हैं, है ना, या इनको घटक कण भी कहते हैं, है ना। अब किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है उन्हें बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाए, और इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इन दो डायग्राम में से एक डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, है ना। लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखना है, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अणु, परमाणु अथवा आयन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है ना, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक प्रश्न, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर, है ना। 11वें प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वो है, एकक कोशिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए, है ना। तो हमारे पास एकक कोशिका इस प्रकार से है, और इसमें हम देखें तो इसको हम 3 अक्षों में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। इसको y कह लेते हैं, ये a वाली को x कह लेते हैं, और c वाली जो है उसके z कह सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, है ना। देखा जाए ये हमारी क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई, है ना। और चेंज भी कर सकते हैं इसको, लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ए से, इसको बी से, और इसको सी से दिखाया गया, ठीक है। ए और बी के बीच में इन्होंने जो कोण दिया है वो गामा दिया है ना। बी और सी के बीच में जो कोण दिया है वो अल्फा दिया है, और ए और सी के बीच में जो कोण दिया है वो क्या दिया है, बीटा दिया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कुल पैरामीटर होंगे। पहला क्या है, लंबाई, चौड़ाई और कॉमा ऊंचाई, ठीक है। और इसको हम इससे दिखाते ए बी और सी। फिर दूसरा हम क्या लिखेंगे, अक्षों के बीच कोण, है ना। तो कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये 6 पैरामीटर हो गए हमारे पास, ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा, है ना। और ये क्यूब का आप लोग डायग्राम बना लेंगे, तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। ठीक है, 12वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष को समझे, है ना।
तो सबसे पहले हम सॉर्ट के दोस्त को समझेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को दिखाया है। देखो सॉर्ट के दोस्त में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें से धनायन, है ना, यहाँ पे ऋणायन होगा और यहाँ पे पॉजिटिव आयन था। ठीक है। अगर किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपनी चालक स्थिति में से अनुपस्थित रहे, है ना, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपनी चालक स्थिति से क्या रहे, अनुपस्थित रहे, तो तब उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट के दोष, है ना। जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपनी जालक स्थिति से क्या रहे, अनुपस्थित रहे, तो उस दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष, है ना। और उसमें आप लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में से धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपनी जालक स्थिति जालक स्थिति से अनुपस्थित अनुपस्थित रहते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है ना। क्योंकि आयन अगर अनुपस्थित रहेंगे, यहाँ से गायब रहेंगे, तो इसका जो घनत्व होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उदाहरण के लिए NaCl और CaCl, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये दो ऐसे आयनिक क्रिस्टल हैं जिनमें शॉर्ट के दोष पाए जाता है ना। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट के दोष को हमने अभी देखा, अब हम देखेंगे फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है दोस्तों, अगर धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्तर में चले जाए, ना, ये वाला जो स्थान है ये अंतराकाशीय स्तर कहलाता है। तो जब धनायन अपना जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्तर में चला जाता है, तो तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, है ना। और इसको जब किसी क्रिस्टल में धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेता है, तब क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है ना। मतलब इस दोष का प्रभाव क्रिस्टल के घनत्व पे नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा धनायन होता है वो क्रिस्टल में ही उपस्थित होता है, वो बाहर नहीं जाता, वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाता है ना। अपनी जालक स्थिति को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्तर में चला जाता है ना। इसलिए इसके घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम क्या लिखेंगे इसमें, एक AgCl है और दूसरा ZnS,
इनमें एक क्रिस्टल हमारा ऐसा है AgBr, ये ध्यान रखना है, जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, है ना। तो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न करेंगे दोस्तों। इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, एक क और एक ख, और दोनों ही एक एक नंबर के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय हैं, क्योंकि क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अमिश्रण, है ना। और अगर ये मिश्रणीय होते तब तब पूछते, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इसलिए क्या है, मिश्रण। 13वें प्रश्न का जो ख है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं? तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है दोस्तों, बेंजीन रिंग पर क्या लगा रहता है, क्लोरीन, है ना। ये क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और जल अपघटन कराना है तो H2O से क्या कराते हैं, रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि एक H प्लस आयन होता है, दूसरा OH माइनस आयन होता है, और इसका क्या करा रहे हैं हम, जल अपघटन। इसके ऊपर लिख लो। अब क्या होगा दोस्तों, जल अपघटन कराने पे जो ये H प्लस आयन है, ये क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। और OH माइनस आयन कहाँ जुड़ जाता है हमारे पास, बेंजीन रिंग के, है ना, OH। तो ये क्या बना देगा, फिनॉल, है ना। तो क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल। इस रिएक्शन को हम लिख लेंगे, तो ये खा का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। 14वां प्रश्न है हमारे पास, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, है ना। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये बेंजीन जो है हमारा, ये विलेय है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन यानी विलेय का भार, और विलेय के भार को WB से लिखा जाए, कितने ग्राम है, 22 ग्राम। ठीक है। अब हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, विलायक। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, का भार, इसको हम WA से लिखते हैं, विलायक को। और ये कितना है, 122 ग्राम। ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है इसमें, द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलियन का कुल भार निकालेंगे, और ये जो कुल भार होगा ये कितना होगा, 22 + 122, है ना, विलेय प्लस विलायक। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 144 ग्राम। ठीक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, घटक का भार जिसका हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं, बटे विलियन का कुल भार गुणा 100, है ना, प्रतिशत निकालने के लिए। अब हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, बेंजीन का। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम,
बेंजीन का भार, ठीक है, बटे विलियन का भार का कुल भार गुणा गया 100। दोस्तों बेंजीन का भार हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 22 ग्राम। विलियन का कुल भार हमने निकाला 144 गुणा गया 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 11 से 22 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, सॉरी, 2 से 22 को काटेंगे, दो ही कम दो, दो ही कम दो, तो ये 11 बार कट जाएगा, है ना। 2 से 22 को काटा, और 2 से 144 को भी काटेंगे, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 22 को काटा 2 से 11 बार, 144 को काटा 72 बार कटेगा। अब इस 72 से दोस्तों हम 100 को भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा पहले, है ना, 72 एकम 72, 100 में से 72 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, है ना, ये 0 है ना, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, तो जब यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 9, और 9 में से 7 गया 2। अब ये जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव जैसे ही लगाएंगे ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं ना। तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, है ना। तो ये हमारा लगभग लगभग कितनी बार कट गया? 1.3। इसको और हम आगे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से फिर से एक कैरी ले लेंगे, तो कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ पर ये 7 बच गया दोस्तों, और 7 में से एक गया 6, और ये दो में से 2 गया 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये कितनी बार जाएगा, है ना। तो 7 9 63, तो देखो, दो 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 63 नहीं, ये 8 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बार ज्यादा हो रहा है, तो ये 8 बार चले जाएगा, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। इससे काटा ये कितनी बार जा रहा है? 1.38। तो अब इसको आगे क्या करेंगे हम, 11 गुणा गया 1.38, है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 138 है ना ये, और 11 से गुणा करेंगे तो 138 गुणा 138, इसको जोड़ लेंगे, 8 8, 8 और 3 11, हाथ से लगे एक, 3 1 4 1 5 और एक, है ना। और दशमलव 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, है ना। तो ये 15.18 आ रहा है ना। इतना प्रतिशत बेंजीन का भार आ गया है ना। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लेंगे, है ना। अब दोस्तों हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और क्या होगा, क्या लिखना है, CCl4 का भार बटे विलियन का कुल भार गुणा गया 100, है ना। CCl का भार देखेंगे तो ये है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 बटे, और ये है 144 गुणा गया 100। हम एक 2 से इसको भी काटेंगे, 6 दूनी 12, दो ही कम दो, 61 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये कट गया। देखो 72 से हमने 100 को अभी काटा, तो वो आया था 1.38, है ना। अब हम गुणा कर लेंगे किसकी, 61 गुणा गया 3.8, है ना, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 138 लिख लो इसको, और 61 लिख लो। तो पहले एक से करेंगे तो वही आएगा, फिर अब 6 से करेंगे, 6 8 48, 4, 6 3 18 और 4 22, दो हासिल, फिर 6 कम 6 और 2 8, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, 8 3 11, है ना, 8 3 11,
दो और एक तीन और एक चार और ये आठ, है ना। दो के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 84.18, है ना। ठीक है, ये लगभग लगभग में आया है। आप चाहें तो ये सेकंड मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सीसीएल का हमें, फोर का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो ही लोग हैं, है ना। एक ये है बेंजीन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल चुके हैं। कितना आया हमारे पास, 15.18, है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 15.18 को माइनस कर लेंगे। जो आएगा वो हमारा सीसीएल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इस प्रश्न का आंसर हमने बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला और किसका निकाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, है ना। तो अब हम अगला प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये जो अगला प्रश्न है ये 14वीं के अथवा में आया था, है ना। ये करो या ये करो। तो अब मैं आप लोगों को ये वाला प्रश्न हल करके बताऊंगा। इसमें दोस्तों देखो, 1 लीटर समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में बताई, है ना। तो सबसे पहले इसको हल करते हुए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का भार, है ना, विलेय है तो इसको हम डब्ल्यू बी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 6 × 10⁻³ ग्राम, है ना। और समुद्री जल का भार, ये हमारा विलायक है, इसको हम डब्ल्यू ए से लिख सकते हैं। ये कितना है, 1030 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है पीपीएम में, तो हम लिख लेंगे पीपीएम का फॉर्मूला। तो ये होगा ऑक्सीजन का भार गुणा विलियन का भार, है ना। सॉरी, ये विलियन है हमारा, है ना, समुद्री जल। तो विलियन का भार, है ना। ये मैंने क्या बताया, विलायक बोला ना इसको, लेकिन ये विलियन है भाई, है ना। समुद्री जल क्या है हमारा, विलियन है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विलियन का भार गुणा 10⁻⁶। ये पीपीएम का फॉर्मूला होता है ना। तो हमने ऑक्सीजन का भार जो विलेय है वो लिख लिया, समुद्री जल का भार यानी विलियन का भार लिख लिया। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा, पीपीएम बराबर क्या होता है, ऑक्सीजन यानी जो विलेय है हमारे पास का भार, विलियन का भार गुणा 10⁻⁶, ये पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है, 6 × 10⁻³ और विलियन कितना है, 1030, और ये कितना है, 10⁻⁶। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻³ 10⁻⁶ को ऊपर लिख लेंगे और ये 1030। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये पावर और ये पावर हम ऐड कर लेंगे तो ये -का 3 है, +का 6 है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास +का 3 बच जाएगा। तो ये 6 × 10⁻³ और 1030 बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, ये 1000, ये 10⁻³ का मतलब होता है 1000, है ना। 10⁻³ का मतलब 1000, है ना। 10 × 10 × 10 ये होता है ना 10⁻³ का मतलब। तो इसका मतलब इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। और 1000 की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की सांद्रता, है ना। और ये हमारे पास यहाँ पे आया था कितना, 6 × 10⁻³ बटे 1030। और ये जो आएगा ये हमारा पीपीएम में आएगा, है ना। अब हम इसको 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, है ना। और ये हो जाएगा कितना, 1000, है ना। तो जब हम 6 की 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000, है ना। और 6000 को हमें किससे भाग देना है, 1030। तो जब हम 6000 को 1030 से भाग देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग भी डिवाइड कर लेना, 5.8, है ना। और इसका मात्रक क्या है, पीपीएम, है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो सांद्रता आ गई है वो कितनी आ गई है, 5.82 पीपीएम, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं ना। ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न 15वां है दोस्तों हमारे पास वो है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हेलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी
प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए, है ना। तो पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ना। जो हमारे पास फ्लोरीन होता है दोस्तों, वो 17वें वर्ग का क्या है, तत्व है। और 17वें वर्ग को हेलोजन परिवार कहा, ठीक है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक तत्व और आता है टी, है ना। इसमें कहा गया है कि ये जो फ्लोरीन है ये सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जो बाकी लोग हैं वो -1 के साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इसका जो मुख्य कारण दोस्तों ये है कि जो ये फ्लोरीन है, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक तत्व होता है। और दूसरा, इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल। बाकी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल पाया जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन 17वें वर्ग का प्रथम तत्व है, जिसके कारण, जिसके कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फिर हम लिखेंगे फ्लोरीन में रिक्त डी ऑर्बिटल भी अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण यह अपनी कक्षा का विस्तार नहीं कर पाता है ना। फिर इसमें लिखेंगे इसलिए यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 1s2, 2s2, 2p5, है ना। तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। बाकी में हम क्या लिखेंगे, जबकि अन्य तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसलिए ये सभी +1, +3, +5 व +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लिखेंगे। मुख्य कारण जो वो है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, जिस कारण से ये अपनी कक्षा का विस्तार नहीं कर पाता है, इसलिए यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है हमारे पास, निम्न पदों को उचित उदाहरण से समझाइए। इसका पहला पार्ट है एल्कोहल, दूसरा पार्ट है एरोसोल, और अथवा में ये प्रश्न है ना। तो पहले हम ये वाला कर लेंगे फिर करेंगे। तो उत्तर में हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर का क और एल्कोहल हेडिंग डालेंगे, ठीक है। एल्कोहल, है ना। ये एल्कोहल क्या है, कॉलाइड है ना, कॉलाइड। और कॉलाइड क्या होता है, कॉलाइड में दो चीजें होती हैं ना। एक होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं विलायक, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये होती है परिक्षिप्त परावस्था, और इसे हम कह सकते हैं विलेय, ठीक है। तो वह कॉलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो, एल्कोहल हो, उसको एल्कोहल कहते हैं। और जिसमें हवा हो या वायु हो,
उसको एरोसॉल कहेंगे, है ना। इतना सही है, तो हम क्या लिखेंगे? वह कॉलाइड, वह कॉलाइड जिसमें जिसमें परिक्षेपण माध्यम, वह कॉलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो या होता है, एल्कोहल होता है, वह एल्कोसॉल, एल्कोसॉल है ना, एल्कोसॉल लिखना, एल्कोसॉल कहलाता, ठीक है, क्या कहलाता है? एल्कोसॉल। इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्या कहलाता है? एल्कोसॉल कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण हम क्या देंगे? उदाहरण दे देंगे एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये होगा हमारा परिक्षेपण माध्यम, माध्यम में सेलुलोज नाइट्रेट, ये हमारी प्रावस्था हो गई, का कोलाइडिसॉल, कोलाइडिसॉल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? एल्कोसॉल। अब हम इसका लिखेंगे ख वाला पार्ट, एरोसॉल, एरोसॉल, ठीक है। एरोसॉल क्या होता है? वह कॉलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु हो, वायु होती है ना। वह कॉलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होती है, उसे उसे एरोसॉल कहते हैं, ठीक है, या वह एरोसॉल कहलाता है ना। ये हो सकता है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे? तो एरोसॉल के बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे इसमें हमारे पास क्या है? एक उदाहरण कोहरा, है ना, या कोहरे के अलावा धुंध, है ना, या धुआं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। तो हमारे पास एल्कोसॉल हो गया, एरोसॉल हो गया। एल्कोसॉल में परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया हमारे पास? एल्कोहल। और एरोसॉल में परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया हमारे पास? वायु, ठीक है। 16 के अथवा में जो हमारे पास प्रश्न था वो था हार्डी सुलजे नियम। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे हार्डी सुलजे नियम, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी कोलाइडी विलीन है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? विद्युत अभ्यक्त, है ना। अब ये विद्युत अपघट्य डाला तो ये जो हमारे पास कोलाइडी विलीन है वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, है ना, अवक्षेप के रूप में, यानी इसका स्कंदन हो जाता है ना। तो हार्डी सूजी नियम विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता के बारे में हमें बताता है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयन, है ना, आयन की स्कंदन, स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक है। उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, उतनी ही उतनी उतनी ही अधिक
इतनी ही अधिक उसकी स्कंदन क्षमता होगी। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब उदाहरण के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आयन ले लेंगे, जैसे सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है, एल्यूमिनियम की। इसकी संयोजकता कितनी है, 3। कैल्शियम की कितनी है, 2। सोडियम की कितनी है, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कंदन क्षमता, है ना। तो स्कंदन क्षमता में हम देखेंगे सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की। फिर किसकी होगी, कैल्शियम की। फिर किसकी होगी सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम की, क्योंकि उसकी जो संयोजकता है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके आयन भी लिख सकते हैं। देखो, इसके इसका जो विद्युत अपघट्य होगा वो क्या हो गया, NaCl। इसका जो विद्युत अपघट्य होगा CaCl2। और इसका जो विद्युत अपघट्य होगा वो AlCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, अगला जो 17वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है, उप सहसंयोजन यौगिकों के आयुपेशीय नाम लिखना है ना। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला ये है ना, PTNH3 2Cl NO2, है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, K3CrC2O4 का होल ट्राई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, है ना। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद हम इनके नाम लिखेंगे। तो देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पर जो आवेश होता है जीरो, NH3 पे जो आवेश होता है वो जीरो, क्लोरीन पे -1, और NO2 ये भी -1, है ना। तो इनके लिख लेंगे, देखो x लिख लिया, ये जीरो, ठीक है, दो है तब भी जीरो, प्लस Cl-1 है, प्लस ये भी -1 है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो जीरो। देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, बराबर जीरो, और ये +2 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड में भी जो अल्फाबेटिकली पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। तो NH3 को लिखा जाता है अमीन, है ना। एमीन, तो एमीन शुरू होता है हमारा ए से, है ना। तो ए पहले आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो लोग है ना, NH3 का होल ट्वाइस है, तो इसको क्या लिखेंगे, डाई एमीन। फिर क्लोरीन और नाइट्रेटो, इसका नाम है नाइट्रेटो, इसका नाम है क्लोरिडो। तो ClC है ना, पहले आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम नम सेकंड। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो प्लेटिनम, है ना। अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा, के पोटेशियम, ये बाहर है ना, अटैक, अच्छा सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे इसका, सबसे पहले क्या करेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, है ना। तो के का क्या होता है, +1, तीन लोग हैं, है ना, प्लस क्रोमियम का X आ गया, और ये जो CO2O4 है ना, ये ऑक्सीलेट है भाई हमारा ना। और ऑक्सीलेट क्या होता है, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट का हम क्या करते हैं, -2 मान के चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -2 × 6, है ना, सॉरी 3, ना, -2 × 3 बराबर जीरो, तीन है ना, और एक का -2 होता है। अब ये 3x माइनस का 6 बराबर जीरो, और 6 में से 3 गया, कितना बचा, -3 बचा, बराबर जीरो। अब ये कितना बच गया, +3। तो ये आ गया इसका ऑक्सीकरण नंबर। ठीक है, और नाम कैसे लिखना है, देखो, पोटेशियम, फिर ये वाला लिगेंड का नाम लिखना है, तीन है तो ट्राई। ठीक है, ठीक है, और ये क्या बताया मैंने, ऑक्सीलेट ना, तो इसको लिखते हैं ऑक्सीलेटो। ठीक है, लिगेंड में
तो मतलब इसमें ये शब्द जोड़ रहे हैं ना, जैसे ये नाइट्रेटो क्लोरिडो होता है ना, इसीलिए इसको भी क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेटो, है ना। लिगेंड के नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने। ये ऑक्सीलेटो ट्राई ऑक्सीलेटो हो गया। और ये आ गया हमारा क्रोमेट, है ना, क्रोमेट, है ना। जब यहाँ पर अटैकिंग अटैकिंग ग्रुप क्या हो, पॉजिटिव आयन हो ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा केंद्रीय आयन होता है उसमें 8 जोड़ देते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्रोमेट लिखते हैं। और क्या ऑक्सीकरण नंबर आया, 3, है ना। तो ये हमारे 3 नाम हो गए, है ना, मतलब 2 नाम हो गए हमारे पास, डायमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो प्लेटिनम सेकेंड, और पोटेशियम डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेटो क्रोमेट सेकेंड। इसमें हमने 8 क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव आयन काउंटर आयन नहीं था ना, अटैकिंग ग्रुप कोई भी क्या नहीं था हमारे पास, पॉजिटिव नहीं था, इसलिए सिंपल रखा। इसमें 8 जोड़ा क्योंकि इसमें क्या है, अटैकिंग ग्रुप है ना, वो भी पॉजिटिव। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट सेकेंड।